Assalamu alaikum. Today we will start our third chapter of English book for class 10th. The third chapter is profession. There are two professions given in this chapter. First is teaching and the other is fishing. I will give you the translation of each and every paragraph, and after that I will give you the brief summary of these both professions, and then we will start the exercises. First of all, I am giving you the explanation and translation of the paragraphs. The first paragraph, the first profession of this chapter is teaching, and the translation of first paragraph is: मौलम के लिए एक सिंधी लफ्ज़ अखुंद है। ये फ़ारसी के एक लफ्ज़ ख़्वांदन से निकला है जिसका मतलब पढ़ना है। कहा जाता है कि खुदा अपना कानून इंसानों के दिल पर नक्श करता है और सिर्फ उस्ताद ही है जो उसको पढ़ सकता है, जो खुदा के दिल पर तहरीर है। ये पैगाम खुदा के कलाम का अक्स है जो मुक़द्दस तहरीरों में मिलता है। इसके साथ साथ तख्लीक के काम में पोशीदा भी है और सब अल्लाह के हुक्म से ज़हूर में आते हैं। द ट्रांसलेशन ऑफ सेकेंड पैराग्राफ: लिहाजा एक उस्ताद बेहतरीन पढ़ने वाला होता है जो उस हुक्म इलाही को पूरा करता है जिसका इजहार वही के पहले लफ्ज़ में किया गया था, जिसमें कहा गया है पढ़। उस्ताद वो है जो जानता है कि खुदा के अल्फाज को कैसे पढ़ा जाए जो इंसानी दिल या मुक़द्दस किताब या कुदरत की तहरीर में पोशीदा हैं। ताहम हमारी अपनी ज़बान में एक लफ्ज़ अखुंद है जो उस्ताद के रुतबे और अज़मत का बेहतरीन तरीक़ा इजहार है। द ट्रांसलेशन ऑफ थर्ड पैराग्राफ: इस आला मुकाम का तकाजा है कि उस्ताद उसका मुस्तहिक होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे। कई पेशावराना खूबियाँ उस्ताद अपने अंदर पैदा कर लेता है और इसी वजह से अहले मशरिक उस्ताद का हमेशा एहतराम करते हैं और उन्हें मुक़द्दस जानते हैं। नाउ द ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 4: एक उस्ताद की पहली और सबसे अहम खूबी ये होती है कि वो अपने पेशे से मोहब्बत करता है और उसकी कदर करता है। उसे चाहिए कि तलबा की बहबूद और तरक्की को तरजीह दे और उनके मफादात को अव्वलियत दे। वो उन इंसानों का एहतराम और इज़्ज़त करता है जिनसे उसका वास्ता पड़ता है, क्योंकि खुदा का कानून उनके दिलों पर नक्श होता है। उस्ताद अजायबात कुदरत के बारे में अदब से बात करता है क्योंकि वो सब खुदा के हुक्म से वजूद में आए होते हैं। वो मुक़द्दस तहरीरों पर गौर व फ़िक्र करता है और हमें ज़िंदगी का मफ़हूम मुकम्मल तरीके से जीने का सलीक़ा बताता है। कोई और काम उससे ज़्यादा बेहतर खुशी उस्ताद को नहीं दे सकता। नाउ कम टू द फिफ्थ पैराग्राफ: एक अच्छे उस्ताद की एक और खूबी उसकी तशनगी इल्म है। दूसरों को पढ़ना सिखाने से पहले उसे खुद मालूम होना चाहिए कि कैसे पढ़ा जाता है। बेहतरीन उस्ताद हमेशा वो होते हैं जो ताहयात तालिब इल्म रहते हैं। वो इतने मुनकसरुल मिजाज होते हैं कि हर किसी से सीखते हैं, हत्ता कि उनसे भी सीखते हैं जो उम्र और जहानत में उनसे कम होते हैं। इसीलिए वो सच्चाई, खूबसूरती और अच्छाई के सरचश्मों से सैराब होते रहते हैं। नाउ द ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 6: एक उस्ताद की ज़्यादा अहम खूबी ये है कि वो ना सिर्फ सच्चाई, नेकी और ख़ूबसूरती को जानने की कोशिश करता है बल्कि उसको ज़िंदगी में अपनाने की जस्तजू भी करता है, और वो वही करता है और उन्हीं की तालीम देता है जिसकी तालीम खुदा और उसके रसूल ने दी है। ये तालीम मुक़द्दस किताब में मौजूद है और वही उसके साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने अफ़ाल में भी उनका ज़िक्र करता है। This is the translation of profession teaching. Now the translation, another profession of this chapter is fishing. Fishing means mahigiri. This is also very important chapter of this chapter. तो translation of fishing, first paragraph: हमारी ज़मीन का तकरीबन 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। दुनिया के दरिया और समुंदर मछलियों से भरे हुए हैं। ये मछलियाँ हमारी खुराक का एक अहम ज़रिया हैं और लाखों आदमी मछलियाँ पकड़ने के पेशे से मुंसलिक हैं। ये सिर्फ एक मशगला ही नहीं बल्कि एक पेशा और फलने फूलने वाला कारोबार है। माहीगीर बाज़ औक़ात इनफरादी तौर पर अपनी छोटी छोटी कश्तियों में काम करते हैं और बाज़ औक़ात इज्तिमाई तौर पर बड़ी कश्तियों में उस मशीनरी के साथ काम करते हैं जो गहरे पानी में मछली पकड़ने में काम आती है।
وہ کئی دن بلکہ کئی ہفتوں تک سمندر میں رہتے ہیں اور ٹنوں مچھلیوں کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ ان جہازوں میں مچھلیوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے مناسب انتظام بھی ہوتا ہے تاکہ پکڑی ہوئی مچھلی کو مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے خراب نہ ہو سکے۔ Now this paragraph, second paragraph of it. پاکستان کے ماہی گیر بھی دونوں قسم کی ماہی گیری میں مشغول ہیں، اندرونی یا تازہ پانی کی ماہی گیری اور سمندری یا بحری ماہی گیری۔ تازہ پانی کی مچھلیاں دریاؤں، ندیوں، نہروں، جھیلوں اور تالابوں سے پکڑی جاتی ہیں اور یہ کام مختلف ناپ کے جالوں سے کیا جاتا ہے۔ ان ماہی گیروں کو بعض اوقات کشتیوں کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ تازہ پانی کی پکڑی ہوئی مچھلیاں عموماً زیادہ لذیذ ہوتی ہیں اور مقامی طور پر فروخت کر کے ساتھ ساتھ قصبوں میں بھی بھیجی جاتی ہیں۔ Now the third paragraph. سمندری ماہی گیری بحر عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ کی جاتی ہے۔ ماہی گیری کے موسم میں سبھی جسامت کی کشتیاں کھلے سمندر میں چلی جاتی ہیں، سمندری خطرات کا مقابلہ کرتی ہیں اور مچھلیاں پکڑتی ہیں۔ بعض اوقات موسم بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی اطلاع کے خراب ہو جاتا ہے، تب یہ کشتیاں طوفان کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں، جس کے مقابلے میں یہ بالکل بے یار و مددگار ہوتی ہیں۔ Now the fourth paragraph of this chapter. Translation. حکومت اب ماہی گیری کی صنعت کو ترقی دینے اور جدید بنانے میں کافی دلچسپی لے رہی ہے۔ ماہی گیروں کو بڑی اور اچھی کشتیاں یا ٹرالر خریدنے کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ساحل سے دور گہرے پانی میں مچھلیاں پکڑ سکیں۔ مچھلیاں پکڑنے کے لیے اچھے جال کم قیمت پر مہیا کیے جا رہے ہیں، مچھلی بندرگاہیں اور مچھلی مارکیٹ قائم کی جا رہی ہیں، ساحل کے ساتھ ساتھ اور ساحل سے دور جزیروں پر موسمیات کے دفاتر قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ ماہی گیر کشتیوں کو طوفان سے خبردار کیا جا سکے۔ کچھ کشتیوں پر اب وائرلیس ریسیور بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ ماہی گیری کی ایک تربیت گاہ اور ماہی گیری کی ایک ترقیاتی تجربہ گاہ بھی کراچی میں قائم کی گئی ہے۔ مچھلیوں سے بہت سی ضمنی پیداوار بھی حاصل ہوتی ہیں، جیسے سریش جس کو آپ لوگ گلو کہتے ہیں، کھاد اور مچھلی کا تیل۔ ماہی گیری ہماری صنعتوں میں سے ایک اہم صنعت ہے، لیکن سمندر اور دریاؤں میں پھینکا جانے والا کیمیائی فضلہ اور تیل سازی پانی سمندری حیات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ This is all the translation of fishing and teaching. Now I am giving you the brief summary of teaching and then fishing. The summary of teaching is: a teacher is an only person who can read and explain God's command. A good teacher constantly develops his personal and professional qualities. A teacher loves and appreciates his profession. He has respect for human beings. He has a thirst for knowledge, etc. Now the summary of fishing. It is a very short summary. Fishing is the most important industry of Pakistan. It is a source of employment and source of earning foreign exchange. Two kinds of fishing are done in Pakistan. One is called freshwater fishing and other is called marine fishing. Freshwater fishing is done in rivers, lakes, ponds, streams, etc. Whereas marine fishing is done in the Arabian Sea, where sometimes fishermen have to face many dangers. Government has taken many steps to improve this industry, like providing loans, like establishing weather stations and setting up technological laboratories for fishing, etc. This is the summary of these both professions. Hope you have understand all this, and next video will be of comprehension, inshallah.